क्वेश्चन होंगे तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हमारा जो आज का टॉपिक है, जो आप सीखोगे, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है और एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्पार्स मैट्रिक्स और डेंस मैट्रिक्स दोनों क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको जैसे कि पता कि हम लोगों ने ग्राफ की टाइप्स पढ़ी थी, कि हमारे पास ग्राफ होता गया है, फिर उसमें डायरेक्टेड ग्राफ था जिसमें डायरेक्शन होती है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होती है, और मल्टीपल नोड्स आपस में कनेक्ट होती हैं। इसका मतलब है कि डिवाइसेस, कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, डेटा सेंड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन एरियाज मैंने आपको बताया थे लास्ट लेक्चर में, जहाँ पे ग्राफ थ्योरी का इस्तेमाल होता है। तो ग्राफ अगर इस्तेमाल होते हैं तो ऑब्वियसली हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि इनके अंदर जो डेटा इस्तेमाल हो रहा है, उनके अंदर जो कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एडजेसेंसी लिस्ट में, या ऑब्वियसली एडजेसेंसी लिस्ट अगर हम बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसको अरे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैट्रिक्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम्स 2D 3D अरेज की फॉर्म में भी होती हैं, मल्टीपल डायमेंशन होती हैं हमारी प्रॉब्लम्स के अंदर, तो हम वहाँ पे मैट्रिसेस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और फिर हमारे पास स्पार्स और डेंस मैट्रिक्स हैं, ये क्या होते हैं ये आगे चलकर फिर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट को, तो एडजेसेंसी लिस्ट नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसी लिस्ट है जो कि उन नोड्स को, उन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को अपने पास अपडेट कर रही है जिनका ताल्लुक किसी एक कंप्यूटर, किसी एक नोड के साथ डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो एडजेसेंसी लिस्ट का मतलब ये है कि ऐसी ऐसी लिस्ट है जिसमें हम बारी बारी उन नोड्स को के बारे में लिखेंगे जो कि हमारी किसी दूसरी नोड के साथ जिनका रिलेशनशिप बनता है, या यू कैन से दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एग्जांपल में, और हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि जो ग्राफ होते हैं उसमें उनमें एजेस होते हैं, और एजेस अगर नहीं होंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि दो नोड्स आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। एज के होने से ही जो ग्राफ है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो बनती है। तो जैसे आप यहाँ स्लाइड पे देखोगे हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं, तो हमने एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है इसकी हर नोड के अगेंस्ट। तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके से कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करने पड़ सकते हैं। कॉलम ना भी रिप्रेजेंट करें तो हम हर नोड को इंडिविजुअली पिक करेंगे और हम देखेंगे कि डायरेक्टली कौन सी नोड्स हैं ऐसी जो कि ए के साथ, बी के साथ, डी के साथ, ई या सी के साथ कनेक्टेड है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एरो साइन के जरिए मेंशन किया हुआ है, मार्क किया हुआ है कि ए हैज डायरेक्ट लिंक विद बी एंड ए हैज लिंक विद डी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नोड ए, देन इसका मतलब ये है कि ए के साथ जो डायरेक्टेड नोड्स होंगी, कनेक्टेड नोड्स हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को अपडेट करूंगा अपनी एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप देखो कि नोड बी है और बी के साथ भी हमारे पास दो ही नोड्स हैं, और जो कि ए और डी हैं। ठीक है, तो हमने उसको एक एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर उसको अपडेट कर दिया कि ये वो नोड्स हैं जो कि हमारे बी नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिर अगर हम सी नोड की बात करें तो सी का डायरेक्ट ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, डी के साथ है। तो हम उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सी हैज लिंक और द कनेक्शन विद डी। फिर सिमिलरली अगर हम डी नोड की बात करें तो डी एक हब है जो कि सेंटर में इस्तेमाल हो रहा है और जो कि तमाम नोड्स के साथ इसका ताल्लुक है, कनेक्ट हो रही है। तो हम उसको कह सकते हैं कि जी ए बी सी एंड ई आर बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड विद डी नोड, सो वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट। तो सिंपल एडजेसेंसी लिस्ट है जो कि हम अपडेट कर रहे हैं हर लेवल के ऊपर, हर नोड के ऊपर। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आप अगर इस एग्जांपल को मैप करो ना अपनी बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर, जैसे कि हम नेटवर्किंग के अंदर बात करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर बात करते हैं, तो ये सब असल में आपके पास कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं जो कि मल्टीपल चैनल्स के साथ, मल्टीपल नोड्स के साथ आपस में लिंक कर सकती हैं। तो हम एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो एक मेंटेन कर लेते हैं, बना लेते हैं, जो कि ये मेक श्योर करती है कि किस नोड का ताल्लुक किस नोड के साथ डायरेक्टली है। तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको बताती है कि जो नोड्स हैं आपस में क्या उनका रिलेशनशिप है। तो अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं, पिछला वाला ग्राफ अनडायरेक्टेड था, अगर हम डायरेक्टेड की बात करें तो इसमें हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है। लिमिटेशन किस चीज़ की है? डायरेक्शन की, कि अगर मैं ए से बी की तरफ मेरा एरो साइन जा रहा है, इसका मतलब है कि ए का ताल्लुक सिर्फ किसके साथ है? बी के साथ है। अगर डी से एरो साइन ए की तरफ निकल रहा है तो इसका मतलब है डी के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ए को अपडेट करूंगा
या डी से जो एरो साइन है वो बी की तरफ जा रहा है तो डी के अंदर मैं बी को भी अपडेट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है डायरेक्शन जो है वो आपको कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि आपको लिमिटाइज कर देती है कि यही डायरेक्शन है जो कि आपने फॉलो करनी है व्हाइल यू आर मेकिंग एडजेसेंसी लिस्ट। यानी कि अगर मैं आपको बाउंड करूं कि नहीं जी आपने अगर अपने घर जाना है और आपका घर जोर टाउन में है तो मैं आपको कहूँ कि नहीं आपने केनाल रोड से जाना है, मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ केनाल रोड ही इस्तेमाल करोगे। फिर अगर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ नहीं आप जहाँ से मर्जी चले जाओ, आपने सिर्फ जोर टाउन पहुंचना है, तो आप फिर आपको जो भी कन्वीनियंट रास्ता लगेगा आप वाया लिबर्टी भी जा सकते हो, वाया कलमा चौक से होते हुए आप अगेन केनाल पे जा सकते हो, या आप जो है वो कलमा चौक से अंदर बरकत मार्केट से भी मजीद अंदर शॉर्टकट ले लो। तो मल्टीपल वेज निकल सकते हैं जब आप अनडायरेक्टेड की बात करते हैं। तो नाम से जैसे कि जाहिर है कि इफ आई एम डायरेक्टिंग यू, मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं कि जी आपने लेक्चर इसी टाइम स्लॉट में ही आके लेना है, आप किसी और टाइम स्लॉट में नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये टाइम टेबल आपको आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से अलॉट किया गया है और इसी में यू पीपल आर एडवाइज और यू पीपल आर डायरेक्टेड टू टेक क्लासेस at the given time slot और on a specific day। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है, राइट। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं कि ए का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ बी के साथ है। क्यों? क्योंकि ए से सिर्फ और सिर्फ एरो साइन बी की तरफ जा रहा है, बी से कोई भी एरो साइन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है कि बी का ताल्लुक किसी के साथ भी नहीं है, यानी कि बी जो है वो सिग्नल मैसेज सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सी की बात करें तो सी से एरो साइन डी की तरफ जा रहा है तो हम डी को अपडेट कर सकते हैं एज ए एडजेसेंट नोड ऑफ सी। सिमिलरली डी जो है वो इससे दो एरो साइंस निकल रहे हैं तो वो ए और बी की तरफ जा रहे हैं, तो हमने ए और बी को दोनों को क्या कर लिया, एडजेसेंसी लिस्ट में ऐड कर दिया। फिर ये मजीद एग्जांपल लास्ट पिछले ही लेक्चर से मैंने पिक की हुई है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है लेकिन नंबर ऑफ नोड्स हैं वो हमारे पास क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए का ताल्लुक जो है वो हमारे किसके साथ है, बी के साथ भी है और डी के साथ भी है। देयर इज मिसिंग नोड इफ आई राइट। अगर आप इसको डिजाइन व्यू में देखो तो आप ये देख सकते हो कि ए का ताल्लुक जो है वो बी के साथ भी है और डी के साथ भी है। अगर हम बी नोड की बात करें तो बी का ताल्लुक डी के साथ है और ए के साथ है। अगर हम डी की बात करें तो डी का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो सी ए बी ई के साथ है, तो हमने उसको इस तरीके से एडजेसेंसी लिस्ट में अपडेट कर दिया। जी बच्चों, समझ आ रही है सबको क्या कर रहे हैं हम? यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों का? सारे स्लाइड में डायरेक्शन की कोई लिमिट नहीं है जी, डायरेक्शन की लिमिट नहीं है सारे स्लाइड में? नहीं इसमें नहीं है, बिकॉज ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, डायरेक्टेड होता तो फिर डायरेक्शन की लिमिटेशन होती ना। यस तो हम सिर्फ सिंपली यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो हम एडजेसेंसी लिस्ट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि वो तमाम नोड्स को एक खास नोड के साथ जोड़ेंगे या उसको अपडेट करेंगे जो जिनका ताल्लुक उस नोड के साथ डायरेक्ट बनता होगा। ठीक है, तो डायरेक्टेड नहीं है, ये अनडायरेक्टेड है। ठीक है, यस तो हम अगर डी की बात करें तो सी ए बी ई जो है वो इसके कनेक्टेड नोड्स हैं। अगर हम ई नोड की बात करें तो ई के साथ जो है वो एफ भी कनेक्टेड है, डी भी कनेक्टेड है और जी भी कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो कि तीनों नोड्स हमने ई के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिए। अब अगर हम एफ नोड की बात करें तो एफ के का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ ई के साथ है, तो हम सिर्फ ई को ही अपडेट कर रहे हैं। और जी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ई के साथ है, तो वो हमने एडजेसेंसी लिस्ट में उसको इस तरीके से अपडेट कर दिया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स की। अब एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि मैट्रिक्स के अंदर हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, जबकि जो एडजेसेंसी लिस्ट थी उसमें हमने कोई रोज एंड कॉलम्स जो है वो फॉलो नहीं किए। अब ये इक्वेशन जैसे कि आपको नजर आ रही है कि अगर इफ आई एंड जे बिलोंग्स टू ई तो हम वहां पे 1 मार्क करेंगे, अदरवाइज 0। ये एक बेसिकली कंडीशन है कि अगर जब भी कोई एक नोड किसी दूसरी नोड के दरमियान में एज एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसका मतलब है हम उसको 1 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे और रेस्ट ऑफ द नोड्स वुड बी साइन 0। एज यू कैन सी हियर कि सिंपल हमने क्या कर लिया कि जितनी भी नंबर ऑफ नोड्स है ना वो हमने उनका एक कॉलम भी बना लिया और हमने उनको रो वाइज भी लिख लिया। ठीक है, पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि अब जाहिर है कि ए अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि इसका ए का ताल्लुक बी के साथ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं वहां पे सिंपली जाके क्या करूंगा, 1 प्लेस कर दूंगा।
क्योंकि मेरी कंडीशन क्या कह रही है, इफ आई एंड जे बिलोंग्स टू ई, यानी कि बिलोंग्स ई का मतलब है कि वहां पे एज एग्जिस्ट करता होगा, तो आप क्या करोगे 1 अपडेट कर दोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे 0 अपडेट करोगे, right? So you can see that we have connection between A and B because A and B have a connection, or you can say the edge, right? So we are going to update 1 over here, right, as you can see. और आप देखो कि A का ताल्लुक D के साथ भी है, A D के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम A और D, A का ताल्लुक D के साथ है, तो A और D वाले रिस्पेक्टिव कॉलम में जाकर हमने क्या कर दिया 1 अपडेट कर दिया। ये बात सबको समझ आई है? सिंपल। मैट्रिक्स में हम कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर? यस सर, आगे सर। ऑल राइट। अब हम बात करेंगे, अगर बी नोड की बात करते हैं तो बी का ताल्लुक ए और डी के साथ है, ठीक है? तो आप यहाँ देखो मैट्रिक्स के अंदर बी का ताल्लुक ए के साथ है, ए कॉलम में आए और वहां पे हमने 1 अपडेट कर दिया। बी का ताल्लुक डी के साथ था, डी कॉलम में आए और डी में हमने क्या कर दिया 1 को अपडेट कर दिया। सिमिलरली हमने सी के लिए भी और डी के लिए और ई के लिए भी हमने करना है। तो सी के लिए अगर हम करते हैं तो सी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ डी के साथ है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में है डी में, वहां पे हमने 1 को अपडेट कर दिया। डी का ताल्लुक तकरीबन सारी नोड्स के साथ है एक्सेप्ट योर इटसेल्फ, यानी कि वहां पे कोई लूप नहीं लगा हुआ, तो हम ए के साथ भी, बी के साथ, सी के साथ और ई के साथ जो रिलेशनशिप उसका बन रहा है, लिंक बन रहा है, हम वहां पे 1 अपडेट कर देंगे और डी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या कर देंगे 0 अपडेट करेंगे। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ ई के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखना चाह रहे हैं तो ई हैज डायरेक्ट लिंक विद डी, और ई का ताल्लुक अगर डी के साथ है तो इस रिस्पेक्टिव कॉलम के अगेंस्ट हमने क्या कर दिया 1 मार्क कर दिया। सिंपल, दिस इज एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और जिसकी कंडीशंस क्या हैं कि अगर आई और जे यानी कि रो एंड कॉलम जो हैं, रोज एंड कॉलम्स की बात कर रहा है, अगर उनके दरमियान में आपके पास कोई भी एज एग्जिस्ट करता है तो दैट वुड बी इक्वल टू 1, अदरवाइज हम वहां पे क्या कर रहे हैं 0 मार्क कर रहे हैं। आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ हमारे पास यहाँ हमारे पास क्या है, एक सिमेट्री बन रही है। वो सिमेट्री क्या है कि डायगोनल में हमारे पास क्या है 0 आ रहा है, ठीक है? सारे के सारे डायगोनल्स में हमारे पास 0s आ रहे हैं। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ की सूरत में हमें मिला है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं। अच्छा, अब ये हर स्लाइड के ऊपर 1 बाय 1 आइट्रेशन जो करके दिखाई है कि ए का ताल्लुक बी और डी के साथ है, फिर बी का ताल्लुक ए और डी के साथ है, सी का ताल्लुक डी का ताल्लुक सबके साथ है एक्सेप्ट डी, और ई का ताल्लुक जो है वो। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ हमेशा क्या सिमेट्री आएगी या नहीं आएगी। हम चेक कर लेते हैं अपने एक और ग्राफ को जिसमें डायरेक्टेड ग्राफ है। प्रीवियस एग्जांपल अनडायरेक्टेड की थी, ये हमारे पास एग्जांपल क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ ही है। डायरेक्शन अगर हमें मिल जाए तो क्या होगा, क्या डायगोनल में 0 ही रहेंगे या चेंज आएगा? तो लेट्स सी। अगर तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे लूप नहीं है, लूप इन द सेंस के मैं ए से ही घूम के वापस ए पे नहीं आ रहा हूँ, ठीक है? अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा हो सकता था कि डायगोनल में 1 आ जाता, लेकिन अभी फिलहाल ये एक ऐसी एग्जांपल है जहाँ पे कोई भी जो एक लूप है ना, इनर लूप जिसे कहते हैं, या एक वेरिएबल से वापस उसी वेरिएबल पे जो है वो बेसिकली नहीं आ रहा। तो आप यहाँ देखो कि अगर ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, तो ए से बी की तरफ 1 मार्क हुआ है, बाकी सारे के सारे क्या हैं 0s है। अगर मैं B को देखता हूं तो B से कोई भी एरो साइन नहीं निकल रहा, B से कोई भी एरो साइन आउट नहीं हो रहा। तो आप ये देखो कि B के कॉलम में, रिस्पेक्टिव कॉलम में किसी भी जगह पे 1 नहीं है, सारे के सारे क्या हैं 0 हैं। C की बात करते हैं तो C का डायरेक्ट ताल्लुक D के साथ है क्योंकि C से एरो साइन D की तरफ जो है वो जा रहा है। तो आप यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ D के कॉलम के अगेंस्ट जो है वो 1 पड़ा हुआ। अगर हम डी की बात करते हैं तो डी से 2 एरो साइन निकल रहे हैं, एक बी की तरफ जा रहा है, एक ई की तरफ जा रहा है, तो सिंपली ए और बी के अगेंस्ट 1, बाकी सब 0। तो यू कैन सी के हियर वी हैव अ सिचुएशन वेयर वी गॉट अ सिमेट्री ऑन अ डायगोनल बिकॉज़ डायगोनल हैव ऑल द 0 वैल्यूज। तो एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो बेसिकली कलेक्शन है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और ये फाइनाइट ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फाइनाइट ग्राफ का मतलब है ऐसा ग्राफ जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर्स हैं, अनलिमिटेड यानी कि n नंबर ऑफ नोड्स हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत में हम
एडजेसेंसी लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। इवन एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी क्या करता है कि फाइनाइट आपके पास जो नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ग्राफ हमारे पास अनडायरेक्टेड है तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक ही है, और अगर डायरेक्टेड में आ जाता है तो डायरेक्शन के अंदर में भी चांसेस हैं कि डायगोनल में 1 ना आए। तो सिंपल मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट में डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स हमारा 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जबकि एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो हमारी 1D या 1 डायरेक्शनल रिप्रेजेंटेशन है हमारे डेटा की। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप की ग्राफ की वो वेटेड ग्राफ थे। वेटेड ग्राफ के अंदर वेट्स असाइन हो जाते हैं, दो अगर नोड्स हैं उनके दरमियान में एज है तो अगर वहाँ पे वेट है। अब वेट क्यों असाइन करते हैं? अब आपको पता है कि लास्ट लेक्चर अगर आपने गौर से सुना होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो हर जगह पे जाने की एक कॉस्ट है, टाइम भी हो सकता है, वो पैसे भी हो सकते हैं, वो फ्यूल भी हो सकता है, वो कुछ भी और फैक्टर हो सकता है जो कि हम कॉस्ट के अंदर ले सकते हैं, जो कि एज ए वेट के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो अगर ऐसी सूरत में हमारा ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम क्या ऐसी प्रॉब्लम को अपने एडजेसेंसी लिस्ट में अपडेट कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली आंसर इज यस। एज यू कैन सी हियर आई हैव कनेक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू डी, यानी कि ए से मैं बी की तरफ भी जा सकता हूँ, ए से मैं डी की तरफ भी जा सकता हूँ। तो सबसे पहले हम ए के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं ए से बी की तरफ जाता हूँ तो आप देखो बी वाले बॉक्स के अंदर उसका वेट लिखा हुआ है कि ए से बी पे जाने की कॉस्ट क्या है 8, और ए से डी की तरफ जाने की कॉस्ट क्या है 3 है। तो सिंपली करना ये है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही है वेटेड ग्राफ के अंदर कि जो एज के ऊपर वेट है वो हम अपने एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर अपडेट करेंगे। सिंपल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करने की, तो तरीका वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिस्ट की जगह पे हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें हम रोज एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट करेंगे। और अब आप देखो कि अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो मैट्रिक्स के अंदर आप देखिएगा ए से बी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, रो एंड कॉलम में मैंने 8 प्लेस कर दिया है। अगर ए से मैं डी की तरफ जा रहा हूं तो उसी रिस्पेक्टिव कॉलम एंड रो के अंदर मैंने क्या कर दिया, 3 को प्लेस कर दिया। सिमिलरली अगर मैं बी से ए की तरफ जा सकता हूँ तो कॉस्ट क्या है 8 है। बी से मैं डी की तरफ जा सकता हूँ तो उसकी कॉस्ट क्या है 2 है। तो इसी तरीके से ये मैट्रिक्स आप क्या कर लेते हो, फिल आउट कर लेते हो, चाहे वेट्स दिए हुए हैं या वो वेट्स नहीं दिए हुए। वेट्स अगर नहीं दिए हुए तो हम 1 प्लेस करते हैं, और अगर वेट्स दिए हुए हैं तो हम उन एजेस की कॉस्ट जो है वो अपने रिस्पेक्टिव रो एंड कॉलम में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी हैव स्पार्स मैट्रिक्स एंड डेंस मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स क्या है? जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो जीरोज होते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हमारे पास, इसका मतलब है कि हमारे पास अगर वेटेड ग्राफ आ जाते हैं, वेटेड ग्राफ की सूरत में हमने चूंकि एजेस के ऊपर वेट असाइन किए होते हैं और वो वेट हम यहाँ पे प्लेस करेंगे ग्राफ के अंदर, जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड के ऊपर यहाँ पे ग्राफ में वेट्स असाइन किए हुए हैं, वैसे ही मैं इसको जो है वो स्पार्स मैट्रिक्स कह सकता हूँ। स्पार्स मैट्रिक्स कह सकता हूँ। स्पार्स मैट्रिक्स का मतलब क्या है ये आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में भी पता चलेगा कि व्हेन वी हैव प्रॉब्लम्स इन ग्राफ्स, और जब हम ट्रीज को ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी नोड्स ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पे हमें रिवर्ट बैक करना पड़े, जहाँ वापस जाना पड़े, एक पाथ को मल्टीपल टाइम एक्सेस करना पड़ जाए। जैसे कि आप रियल टाइम में भी ऐसे ही करते हो ना। फॉर एग्जांपल अगर आप मैं कहता हूँ कि आप अपने घर से फोर्ट्रेस की तरफ आए हो, तो फोर्ट्रेस आने तक आपको रास्ते में अगर कोई काम करना था और वो काम आप भूल गए हो शायद, ठीक है, भूले नहीं हो आप, लाइक आपको लगा कि मैं पहले फोर्ट्रेस से आऊँ, कन्वीनियंस मेरी ये है, फोर्ट्रेस से आऊँ, वहां पे जो मैंने काम करने हैं वो मैं पहले कर लूँ, फिर वापसी पे मैं रास्ते में से वो चीज ले लूंगा जो मैंने पहले करनी थी। दो ऑप्शन थी ना, आप तो या तो आते हुए पहले ले लेते वो चीज, या फिर आप जाते हुए ले सकते थे। तो आपने पाथ सेम चूज किया, आने के लिए भी और जाने के लिए भी, लेकिन और मकसद क्या था कि आपने रास्ते में वो चीज लेनी थी, आपने रास्ते में रुककर वो एक काम, वो टास्क भी परफॉर्म करना था जो शायद आपने पहले नहीं किया, आप बाद में करना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन आप देखते हो कि मेरी कन्वीनियंस क्या है, ठीक है। तो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली फिर आप एक तो बैक ट्रैक भी करते हो या फॉरवर्डिंग में मूव करते हो, जिसकी वजह से आपको क्या है कॉस्ट उसकी आएगी। तो इसका मतलब ये है
कि ग्राफ की प्रॉब्लम्स के अंदर आज के भी लेक्चर में या जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डायस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम बैक ट्रैक करते हैं और वहाँ पे फिर हमारा जो स्पार्स मैट्रिक्स है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो लेकिन स्पार्स मैट्रिक्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ये अभी माइंड में रखो कि इन दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स वी हैव मोर देन वी हैव मैक्सिमम वैल्यूज आर बेसिकली जीरोज। लेकिन इन डेंस मैट्रिक्स, डेंस नाम से ज़ाहिर भरा हुआ, किससे? वैल्यू से, वेट्स के साथ। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन जीरो वैल्यूज बहुत कम होंगी वो हमारा डेंस मैट्रिक्स कहलाएगा। डेंसिटी से निकला हुआ है डेंस, ठीक है, कि भरा हुआ किस चीज से? वैल्यू से, वेट से, जो कि हमें किसी एक पाथ के ऊपर मिल सकता है व्हेन वी आर रिसीविंग द डेटा और सेंडिंग द डेटा, ठीक है। तो हमने ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही एग्जांपल्स हैं वो इस्तेमाल करनी है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज एल्गोरिथम्स। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा इसी वीक के अंदर, वो था हमारे पास क्या? BFS और हाउ वी कैन रिप्रेजेंट BFS एज ए ट्री, और BFS के अंदर हम क्यों डेटा स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो लेते हैं, हम ग्राफ ले लेते हैं और उसको हम BFS के ज़रिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं, BFS के ज़रिए उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक ट्री की, ठीक है, मैं कहता हूँ ये मेरा ट्री है और इसके लेफ्ट पे 2 है, इसके राइट पे 3 है, इसके लेफ्ट पे 5 है और इसके राइट पे 6 है, इसके लेफ्ट पे 7 है और इसके राइट पे मेरे पास 9 है। अब अगर मैंने इसको BFS के ज़रिए सॉल्व करना है ना, तो BFS कहता है कि पहले आप ब्रेथ वाइज जो है वो इसको एक्सप्लोर करो। ब्रेथ वाइज का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने 1 की एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है, इसीलिए एडजेसेंसी लिस्ट हमने बनाई थी क्योंकि हमारे आगे BFS और DFS एल्गोरिथम के अंदर इनको हमने इस्तेमाल करना है। तो 1 के एडजेसेंट कौन है? 2 और 3, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आई नीड टू राइट 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक लिस्ट बना ली, या यू कैन से कि मैं BFS एल्गोरिथम के जरिए इस ग्राफ को या इस ट्री को ट्रेवर्स करने वाला हूँ, यानी कि तमाम नोड्स को एक्सेस करने वाला हूँ। तो ब्रेथ वाइज सर्चिंग ये कहती है कि सबसे पहले आओ पेरेंट नोड के ऊपर, इसके लेफ्ट को, यानी कि इसका जो एडजेसेंट नोड है वो 2 है और इसका एडजेसेंट नोड 3 भी है, तो हमने तीनों को एक साथ एंटर कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर चूंकि क्यू डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, क्यू, ठीक है। अब क्यू के अंदर क्या होता है जनाब, कौन बताएगा? क्यू के अंदर कौन सा हम ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेटा, FIFO इस्तेमाल करते हैं ना, यस है सर। ना? ऑल राइट। अब आप बच्चे देखो सबसे पहले हमने एंटर कौन सा किया था? 1 एंटर किया था ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले ये निकलेगा ना, सबसे पहले हमने 1 एंटर किया था तो 1 ही पॉप होगा ना। उसके बाद अब अगर हमने 1 निकाल दिया तो टॉप पे कौन आ गया? 2 आ गया ना। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट बन गया वो 2 बन गया। इसका मतलब ये है कि नाउ वी नीड टू एक्सप्लोर द एडजेसेंट नोड ऑफ 2। तो 2 के एडजेसेंट कौन है? 5 एंड 6। ऑब्वियसली 2 का एडजेसेंट 1 भी है, लेकिन हम ऑलरेडी उसको डिस्कवर कर चुके हैं, तो हम ये क्यों दोबारा लेंगे? हम तो वो लेंगे ना जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुआ, जो कि अभी विजिट नहीं किया गया। तो ऑब्वियसली 2 के एडजेसेंट कौन है? 5 एंड 6। सो इसका मतलब क्या है कि वी नीड टू इंसर्ट 5 एंड 6, राइट। अब इसका मतलब है कि हमने 2 के तमाम एडजेसेंट नोड्स को क्या कर लिया? एक्सप्लोर कर लिया। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है कि हमने उनको अपनी क्यू के अंदर लगा दिया, राइट। अब आप देखो कि हमने 2 को एक्सप्लोर कर लिया, इसका मतलब है 2 हैज बीन पॉप अप नाउ, राइट। अब अपनी क्यू के अंदर देखो कि फर्स्ट एलिमेंट कौन बन गया अब आपके पास? 3, यही बन गया ना 3 आपके पास, क्योंकि 1 और 2 तो डिस्कवर हो गए। तो अगला नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 3 है। इसका मतलब है वी नीड टू मूव टूवर्ड्स 3। सो अगर हम 3 पे आते हैं तो 3 के एडजेसेंट कौन है? 3 का एडजेसेंट 1 भी है, 7 भी है और यहाँ पे 9 भी है। लेकिन 1 तो ऑलरेडी हमारा डिस्कवर हो चुका है, हमने इसको मार्क कर दिया है। हमने अब नेक्स्ट कहाँ मूव करना है? 7 और 9 के अंदर। इसका मतलब है नाउ आई वांट टू प्लेस 7 एंड 9 हियर, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ से इधर मैं आ सकता हूँ या मैं राइट पे जा सकता हूँ, तो इसका मतलब है 3 भी हमारा क्या हो गया, विजिटेड हो गया, राइट। तो 3 को हम क्या कर दो, मार्क कर दो एज विजिटेड। नाउ फर्स्ट एलिमेंट कौन बन गया, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 5 बन गया। जब 5 फर्स्ट एलिमेंट बना तो हम यहाँ पे आए, जब यहाँ पे आए तो हमने देखा ना तो इसका लेफ्ट है ना राइट है, इसका मतलब क्या है कि इसके कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं है, और जो है वो ऑलरेडी एंटर था, उसको हमने ऑलरेडी प्रिंट कर दिया है या उसको हमने क्यू के अंदर ले लिया हुआ है। इसका मतलब 5 हैज बीन पॉप नाउ, इसका मतलब है हमारा फर्स्ट कौन बन गया, 6 बन गया। जब हम 6 पे आए तो 6 का देखा ना तो लेफ्ट है ना राइट है, इसका मतलब है ये भी हमारा क्या हो गया, विजिटेड हो गया, हमने इसको भी पॉप कर दिया। जब इसको पॉप किया तो हमारा फर्स्ट कौन बन गया, 7। जब हम यहाँ पे आए तो 7 का ना तो हमने देखा लेफ्ट है ना राइट है, इसका मतलब है कि 7 शुड बी पॉप नाउ। तो 7 को पॉप कर दिया तो हमारा फर्स्ट कौन बन गया, हमारा फर्स्ट बन गया 9। तो 9 पे जब आए तो 9 का ना तो लेफ्ट है ना राइट है, इसका मतलब है कि इसके कोई भी एडजेसेंट नहीं है, नाउ इट शुड बी पॉप अप, राइट। अब आप ये देखो कि आपकी क्यू क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। क्यू आपकी एम्प्टी है, दैट मीन्स कंप्यूटर को ये मेक श्योर हो गया कि कंप्यूटर ने जनाब तमाम के तमाम नोड्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर लिए बाय यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ समझ आई है आपको कि क्या कर रहा है, क्या किया हमने? यस सर, आगे समझ। ऑल राइट, फाइन, वेरी गुड। अच्छा, अब हम एक ग्राफ ले लेते हैं थोड़ा सा मुश्किल सा, ताकि उसको भी हम BFS के जरिए जो है वो ट्रेवर्स कर सकें। हम कहते हैं जनाब कि हमारे पास एक ग्राफ है 0 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5 ले लेते हैं और यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं जनाब इनको कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इनकी लिंकेज कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि जी ये हमारे पास एक ग्राफ है और हमने क्या करना है, हमने इसको ट्रेवर्स करना है बाय यूजिंग BFS। अब BFS एल्गोरिथम है एक, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्यू इंप्लीमेंट करने वाले हैं। क्यू डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फीफो इस्तेमाल करें तो ही हम उसकी मदद से इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब चूंकि ग्राफ है तो इसको हमने ट्री की फॉर्म में बनाना है, पहली बात तो ये है, ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस इसको हमने ट्रेवर्स करना है, यानी कि तमाम नोड्स को एक्सेस करना है। तो आप ये देखो कि ट्री में क्या होता है, एक रूट नोड होती है। जब तक हम रूट नोड डिफाइन नहीं करते हम नहीं कह सकते कि जनाब इट्स अ ट्री, ठीक है, हमें स्टार्टिंग नोड भी चाहिए। तो स्टार्टिंग नोड जो है वो आपको बनाने के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, 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 कोई भी नोड को आप चूज कर सकते हो एज ए रूट नोड। तो मैंने आपको जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किए हैं उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई हुई है, जहां से मैंने इसको कह दिया कि 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स से जी हम 4 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। मैं कहता हूँ मेरा स्टार्टिंग नोड क्या है, 4 है, यानी कि मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी चूज कर सकता ना। और ग्राफ में जब आप BFS एल्गोरिथम या DFS एल्गोरिथम रन करोगे तो आपके पास मल्टीपल पाथ्स बन सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक सिंगल सॉल्यूशन है, पेट सॉल्यूशन कोई एक नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस हम वेट असाइन ना कर दें और हमारी प्रेफरेंस जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ ना बन जाए, ठीक है। ये प्रॉब्लम हम आगे चल के सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस ग्राफ को BFS के जरिए इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जनाब एक क्यू ले ली जिसके अंदर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अगर लेट से जरूरत पड़ी तो हम ऊपर एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो बना सके। हमने यहाँ पे क्यू ले ली। अब देखो क्यू में हमने लेना क्या है, हमने डेटा को एंटर करना है। पहले सबसे पहले रूट नोड ले ली 4, हमने क्यू के अंदर 4 को ले लिया, ठीक है। और रिजल्ट के तौर पे भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जनाब कि जिसमें हमारा रिजल्ट जो है वो प्लेस होता जाएगा। अब सबसे पहले हमने 4 को एक्सप्लोर करना है, हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे एक्सप्लोर का BFS के अंदर, ठीक है। अब एक्सप्लोर करना है तो 4 के एडजेसेंट नोड कौन से हैं, 5 3 एंड 5, सॉरी 2 3 एंड 5। तो वी नीड टू मेक एन एडजेसेंसी लिस्ट ओवर हियर 2 3 एंड 5, राइट। तो हमने इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बना ली। इसका मतलब क्या है कि 4 से मैं 2 पे भी जा सकता हूँ, 3 पे भी जा सकता हूँ और 5 पे भी जा सकता हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने इन एडजेसेंसी लिस्ट में अवेलेबल डेटा एलिमेंट्स को हमने कहाँ प्लेस करना है, हमने इनको क्यू के अंदर प्लेस करना है।
अब when I try to move these elements to my queue, I can choose any order. I can choose first 3 or I can choose 5 as a first element. तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लाइक मैं 3 to 5 भी कर सकता हूँ, मैं 5 to 3 भी कर सकता हूँ, मैं 3 to 5 भी कर सकता हूँ, यानी कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब क्या है कि आपका पाथ जो है वो डिफरेंट बन सकता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ग्राफ के अंदर आपके पास मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। जैसे कि आप रियल टाइम में सोचो कि आप अगर जैसे मैंने कहा कि आपने अगर जोहर टाउन से फोर्ट्रेस आना है, तो जोहर टाउन से फोर्ट्रेस आने के बहुत सारे रास्ते बन सकते हैं ना, रियल टाइम एप्लीकेशन देख लें आप, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने आप अगर लेट से आपका नाम अली है, मेरा नाम काशिफ है, तो अली काशिफ से कांटेक्ट करने के लिए वारिद का नेटवर्क भी यूज कर सकता है, जैज का नेटवर्क भी यूज कर सकता है, टेलीनॉर का भी यूज कर सकता है, जोंग का भी कर सकता है, कर सकते हो ना आप। यानी कि आपने नोड्स को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल पाथ्स, तो वो पाथ जो है वो वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें हम BFS एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हम कोई भी ऑर्डर जो है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो आपने गौर करना है कि BFS के अंदर हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये DFS से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। BFS के अंदर हम जैसे ही हमने कहा कि 4 के एडजेसेंट नोड हमने निकाल लिए 2 3 5, हम उन्हें 1 गो में ही क्यू के अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे 2 3 5, राइट। इसका मतलब है कि 4 के तमाम एडजेसेंट नोड्स हैं वो विजिट हो गए हैं, यानी एक्सप्लोर हो गए हैं। तो आई नीड टू मार्क इट एज ए एक्सप्लोर्ड नोड। तो आई नीड टू पॉप दिस एलिमेंट ना। जब मैं इसको पॉप करूंगा तो मैं कहीं रखवाऊंगा ना इसे, कहाँ रखवाऊंगा, रिजल्ट के अंदर। तो मैंने पॉप करके इसको रिजल्ट वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने जाहिर है ना, मैंने मूव करना है इस ग्राफ के ऊपर, तो मुझे डायरेक्शन कहां से मिलेगी, मुझे डायरेक्शन इस क्यू से मिलेगी। क्योंकि क्यू मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इसमें फीफो ऑपरेशन हो रहा है, और जैसे ही मेरा 4 डिलीट हुआ, 4 यानी कि पॉप हुआ, वो मैंने रिजल्ट में ले लिया। अब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या बन गया, मेरा नेक्स्ट एलिमेंट बन गया फर्स्ट एलिमेंट। ऐसा ही है ना, ये बात समझ आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, वेरी गुड। इसका मतलब है कि आई नीड टू मूव फ्रॉम 4 टूवर्ड्स 2, ठीक है। यानी कि मेरी क्यू मुझे बताएगी कि मेरी मूवमेंट जो है वो इस ग्राफ के ऊपर कहाँ कैसे होनी है, यानी कि मेरी ट्रेवर्सिंग जो है वो कैसे होनी है, मेरी क्यू मुझे गाइड कर रही है, ठीक है। अब मैं 2 पे आ गया हूं अगर फर्ज किया, तो 4 मेरा डिस्कवर हो गया, 4 मेरा विजिटेड हो गया, 2 पे आ गया क्योंकि मुझे क्यू ने कहा कि 2 पे चले जाओ, क्योंकि फर्स्ट मेरा 2 बन गया। अब मैं जब 2 पे आऊंगा तो आई नीड टू अपडेट माई एडजेसेंसी लिस्ट, इसीलिए हमने एडजेसेंसी लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, चूंकि उसने ग्राफ में इस्तेमाल होना था। अब 2 देखो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ भी कनेक्टेड है, ये जनाब 0 के साथ भी कनेक्टेड है, ये 3 के साथ भी कनेक्टेड है, ये 1 के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहां पे आपका एल्गोरिथम चेक करेगा कि व्हाट डेटा एलिमेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर क्यू। तो आप देखो कि 3 भी अवेलेबल है क्यू के अंदर, ठीक है। और क्या 0 अवेलेबल है, नो। क्या 4 अवेलेबल है, नो। क्या 1 अवेलेबल है, नो। इसका मतलब क्या है कि हमने 2 पे आकर नई नोड्स डिस्कवर की, नई नोड्स एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जो कि कौन सी हैं, 1 4 एंड 0। इसका मतलब क्या है कि वी आर प्लेसिंग दीज एलिमेंट इनटू, सर जी सर 4 तो हमने ऑलरेडी कर नहीं लिया वो पॉप। ऑल राइट, सॉरी सॉरी, वेरी गुड। इसका मतलब जाग रहे हो आप, कोई एक तो जाग रहा है। 4 हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ था, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि वी नीड टू इंसर्ट ओनली 1 एंड 0 इन योर क्यू, ठीक हो गया, क्लियर हो गया अब? ऑल Yes, राइट, sir. ऑल राइट, फाइन। अच्छा जी, अब हमने देखा कि हमने 2 के तमाम एडजेसेंट नोड्स को हमने मार्क कर लिया, हमने उनको एक्सप्लोर कर लिया। इसका मतलब है कि 2 हैज बीन मार्क्ड एज एक्सप्लोर्ड। नाउ आई नीड टू पॉप दिस एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। जब मैंने 2 को पॉप किया तो कहां सेव किया इसको, 2 पे सेव कर दिया, आई मीन रिजल्ट्स में सेव कर दिया। तो मेरा फर्स्ट क्या बन गया, अब मेरा फर्स्ट एलिमेंट बन गया 3। मेरा फर्स्ट चेंज हो गया ना, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब है मेरी क्यू मुझे बता रही है मेरी डायरेक्शन। अब मैंने जाना कहाँ है, 2 से 3 की तरफ जाना है, तो मैं 3 पे आ गया। जब मैं 3 पे आया तो 3 पे मैंने आके एडजेसेंसी लिस्ट बनाई। एडजेसेंसी लिस्ट में मैंने देखा कौन कौन से एडजेसेंट नोड है, 0 1 2
4 एंड 6। ठीक है, अब मैंने देखा जनाब कि मेरा 0 भी ऑलरेडी, मेरे एल्गोरिथम ने कंपेयर किया, क्या 0 ऑलरेडी क्यू में है? यस। क्या 1 है? यस। क्या 2 है? यस। क्या 4 है? 5 6 यस। यस। सर जी, ये 0 कहाँ से आया? जीरो कहाँ से है सर? ओह सॉरी, 0 0 नहीं है ऑब्वियसली। वेरी गुड, ऑलराइट। अब आप ये देखो कि जनाब मैं 2 से 3 पे आया, ऑलराइट, तो 3 के एडजेसेंट कौन है? 1। इसीलिए मैं चेक कर रहा था कि आप लोग जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे। 1 2 1 2 4 एंड 6, राइट। तो अब मैंने देखा क्या, मैंने देखा कि जनाब 3 के एडजेसेंट 1 2 4 6 हैं। अब एल्गोरिथम ने चेक किया, क्या 1 ऑलरेडी है क्यू में? यस। 2 है जी। 4 अवेलेबल है? 4 भी अवेलेबल है। 6 अवेलेबल है? 6 अवेलेबल नहीं है। तो आई नीड टू पुश द न्यू डेटा एलिमेंट दैट आई फाउंड आफ्टर एक्सप्लोरिंग 3, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आई वांट टू प्लेस 6 ओवर हियर, बिकॉज 6 एक ऐसी नोड हमने यहाँ से निकाली है जो कि अभी अभी हमने डिस्कवर किया है, या यू कैन से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 हैज बीन मार्क्ड, 3 हैज बीन विजिटेड, और यू कैन से 3 हैज बीन एक्सप्लोर्ड। तो आई नीड टू पॉप दिस एलिमेंट। व्हेन आई पॉप दिस एलिमेंट आई विल टेक इट एज ए रिजल्ट। ठीक है जी। उसके बाद हमने, उसके बाद मेरी क्यू मुझे क्या कह रही है? क्यू में हमने पहले कौन सा इंसर्ट किया था? क्यू के 3 तो पॉप हो गया, तो अब फर्स्ट कौन बन गया? 5। इसका मतलब 5। अब इसका मतलब है कि आई नीड टू मूव टूवर्ड्स 5। हियर आई विल मेक माय एडजेसेंसी लिस्ट अगेन। 4 एंड 6 आर दी एडजेसेंट नोड्स। तो 4 भी ऑलरेडी क्यू में अवेलेबल है, 6 भी ऑलरेडी क्यू में अवेलेबल है। इसका मतलब है दोनों नोड्स ऑलरेडी मैं क्यू में लगा चुका हूं, तो कोई भी नई नोड यहां से डिस्कवर नहीं हुई है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, जब ये मैंने चेक कर लिया, इसका मतलब क्या है कि मेरा नया नोड ना तो कोई पुश हुआ है और ये मेरा मार्क भी हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं क्या करूंगा? 5 को पॉप करूंगा। 5 को जब मैंने पॉप किया तो आई विल अपडेट इन माय रिजल्ट। ठीक है, जब मैंने रिजल्ट में इसको अपडेट कर दिया तो मेरी क्यू अब मुझे कह रही है भाई आप 1 पे जाओ। अब क्योंकि आपका फर्स्ट कौन बन गया? 1 बन गया। इसका मतलब क्या है कि मैं 1 पे आ जाऊंगा। जब मैं 1 पे आऊंगा तो इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में यहाँ पे अपडेट करूंगा। वो कौन है? 0 3। 0 2 एंड 3। ठीक हो गया, 0 भी है, 2 भी है और 3 भी है। चूंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो 0 भी ऑलरेडी मेरा क्यू में है, 2 भी ऑलरेडी क्यू में है, और मेरा 3 भी ऑलरेडी क्यू में था। इसका मतलब है यहां से मैंने कोई भी नई नोड डिस्कवर नहीं की है। आप देखो बारी बारी मेरी तमाम की तमाम नोड्स क्या हो रही हैं? मार्क होती जा रही हैं। ठीक है, तो जब ये मार्क हो गई तो मैं क्या करूंगा? इसको यहाँ से पॉप कर दूंगा। पॉप कर दूंगा तो मैं इसको रिजल्ट में एज ए आउटपुट के तौर पे ले लूंगा। ठीक हो गया? जब मैंने रिजल्ट में ले लिया तो इसका मतलब है मेरी, मुझे क्यों कह रही है कि अब आपका फर्स्ट जो है वो चेंज हो गया। अब फर्स्ट इज बेसिकली योर 0। नाउ आई रीड आउट हियर, राइट। तो जब मैं 0 पे आऊंगा तो मेरी एडजेसेंसी लिस्ट में दोबारा अपडेट करूंगा। क्या बनेगी? 2 एंड 1। तो देखूंगा क्या ऑलरेडी रे में है? यस, दोनों एलिमेंट ऑलरेडी रे में लगे हुए हैं। इसका मतलब है मैंने यहाँ से कुछ भी नया नहीं निकाला। तो क्या करूंगा? मैं 0 को पॉप करूंगा। 0 को पॉप करूंगा तो मेरा 0 यहाँ पे रिजल्ट में अपडेट हो जाएगा। जब 0 अपडेट हुआ तो मेरा फर्स्ट चेंज हो गया। जब फर्स्ट चेंज हुआ तो मैं कहां पे आ गया? 6 पे आ गया। 6 पे आया तो मैंने देखा कि इसके एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं? 3 एंड 5, और बोथ आर ऑलरेडी अवेलेबल इन माय क्यू। इसका मतलब है यहां से भी कुछ नया नहीं निकला। मतलब ये हुआ कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा? 6 को भी पॉप करना पड़ेगा। जब 6 को पॉप किया तो मेरा वो रिजल्ट में लग गया। अब आप देखो कि क्यू इज एम्प्टी हियर, और ये बेसिकली कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर तो डब्बा है ना, कंप्यूटर तो नहीं जानता ना कि यार मेरी तमाम नोड्स एक्सप्लोर हो गई हैं या नहीं हुई। वो इस क्यू को पढ़ेगा। इस क्यू में तमाम डेटा एलिमेंट्स जब आपके पॉप हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, इसका मतलब है दिस इज द टाइम टू ब्रेक दिस एल्गोरिथम। कि अब वो जाहिर है, अब आप ये देखो कि तमाम की तमाम नोड्स मार्क भी हैं और क्यू भी खाली है और आपको रिजल्ट भी मिल गया। इसका मतलब है आपका जो रिजल्ट बना है, दिस इज योर पाथ। ठीक है, ये पाथ आपका फाइनल जो है वो आंसर है, जो कि आपको एज ए रिजल्ट के तौर पे मिला, किसके बाद? बीएफएस एल्गोरिथम को रन करने के बाद। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, जो मैं आपको समझा रहा था, कि आपका ये पाथ डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट कब होगा? जब मैंने तो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया 2 3 5 का।
आप अगर 5 to 3 इस्तेमाल करोगे तो आपका पाथ डिफरेंट बन जाएगा, अगर कोई स्टूडेंट 3 to 5 इस्तेमाल करेगा तो उसका पाथ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चूंकि मल्टीपल कॉम्बिनेशन जब आ जाएंगे तो आपका पाथ डेफिनेटली बदल जाएगा। और रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है आपका, कि जैसे ही आप पाथ चेंज करोगे, जाहिर है एट द सेम टाइम ट्रेवल हम मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स एक ही टाइम पे डेटा एक्सेस कर रहे हैं। कोई इस टाइम बैठा मूवीज देख रहा है, कोई गाने देख रहा है, कोई कोडिंग कर रहा है ऑनलाइन, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा है। आपको क्या पता कि किस सर्वर से आपके पास वो डेटा आ रहा है, नहीं ना मालूम। लेकिन ये चीजें रन टाइम के ऊपर वो डिसाइड करता है आपका एल्गोरिदम, और वो कोशिश करता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ कवर करते हुए आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, आपको डेटा प्रोवाइड करे। और उसमें पाथ वो मल्टीपल चूज कर सकता है टू एक्सेस टू प्रोवाइड योर डेटा। जी जी सर, ये जो हमने रिजल्ट निकाला, ये नोड 4 से 6 तक जाने का पाथ है, कहाँ तक जाने का पाथ है? हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब क्या है कि नहीं नहीं, अभी अभी ये सिंपल एक पाथ निकला है कि आपने तमाम नोड्स अगर एक्सप्लोर की हैं तो ये पाथ है। अब जहां पे डायरेक्टेड ग्राफ होगा ना, या जहां पे मैं आपको बाउंड करूंगा, वो स्पेशली हमारी एक प्रॉब्लम आएगी। ये जो आपका सवाल है ना, ये आपका सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी जो बीएफएस एल्गोरिथम सिंपल हमारी एक ऐसी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे अभी हम कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई हम ये नहीं कह रहे हैं कि जनाब 4 से लेके 6 तक का पाथ निकालो, उसकी कॉस्ट निकालो। वो तभी आएगा जब वेट्स भी असाइन करूंगा प्रॉपर, और आपको मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि आपकी मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए, और उस पे आपका फिर आपको सोर्स और डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल क्लियर? यस सर। कोई सवाल है किसी का? ऑल राइट, अगर आपका सवाल नहीं है तो फिर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि दैट यू पीपल आर क्लियर नाउ। और मैं आज के ही लेक्चर में मैंने आपके लिए क्विज भी रखा हुआ है, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम गोइंग टू पोस्ट द क्विज। और वो रिलेटेड टू दिस लेक्चर ही है। अगर आपने ये लेक्चर गौर से सुन लिया है तो आई होप कि आप क्विज भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। ऑल राइट, ऑल राइट स्टूडेंट्स, आप अपनी स्ट्रीम में देखो, आपको क्विज जो है वो पोस्ट हो गया। और इसको करने के लिए आपके पास जो टाइम है वो आप विद इन द क्लास ही इसको सबमिट करोगे। और ये तमाम के तमाम आंसर्स आपने गूगल फॉर्म में ही देने हैं। आप अगर कोई काम, कोई आइट्रेशंस करना चाहते हो, आप अपने अपने पेजेस पे कर सकते हो। और आई जस्ट नीड योर आंसर्स, राइट। जैसे ये सवाल है कि आपने ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करना है, और इस प्रॉब्लम के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे पाथ बताना है, ठीक है। और आपने इस आंसर के अंदर पाथ लिखना है कि वो पाथ क्या है आपका, राइट। फिर उसके बाद व्हाट डेटा स्ट्रक्चर वी यूज इन बीएफएस एल्गोरिथम, जस्ट राइट डाउन द नेम। उसके बाद आपके पास ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें आपने एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो बनानी है, और वो एडजेसेंसी लिस्ट आपको पता है कि आपने यहाँ कैसे बनानी है, राइट। तो उसके बाद अगला सवाल है कि आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स कैसे बनता है वो आपको मालूम है, डायरेक्टेड ग्राफ है और वेटेड ग्राफ है। फिर आपने बताना है कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पार्स मैट्रिक्स एंड डेंस मैट्रिक्स। ये जस्ट अ मिनट, आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन चेंज है। 1 आ रहा है। जी जी, आप जरा स्क्रीन दोबारा रिफ्रेश करें, आप, मैंने चेंज किया है।
स्क्रीन रिफ्रेश करेंगे ना तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट। आप ये क्विज करें और सबमिट करें बिफोर टाइम।
सर, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बताएं। सर ये मैट्रिक्स वाला जो है वो किस तरह हमने रिप्रेजेंट करना है इधर? वो आप देखो ना, लेट्स से आपने ए बी सी डी लिखना है रो वाइज और कॉलम वाइज, तो आप एंटर एंटर प्रेस करके आप कर लेना। जैसे सर रो ए है तो उसका हम क्या नाम है आगे जो टैब, है उसकी आप रोस में वैल्यू। टैब इस्तेमाल कर लेना ना आप, या आपने उसको वर्ड पे लिख के उसको कॉपी पेस्ट कर लेना यहाँ पे। एक्सेल में बना लो या वर्ड में बना लो, उसको कॉपी पेस्ट कर लेना यहाँ पे। ठीक ये है नहीं समझ आ रही कौन सी ये ए बी सी वाला और 10, ये कैसे इसका आंसर लिखेंगे? किसका? कौन सा सवाल है, पूछो जरा। ये वाला? बेटा ये जो सवाल है ये वाला कह रहे हो आप? जी सर, ये वाला। यस सर, ये उसमें आप ये देखो ना कि जब आप इसका मैट्रिक्स बनाओगे तो आप इसको एक्सेल में बना लो या वर्ड में बना लो, जो भी एडजेसेंट नोड्स हैं और उनके अगेंस्ट उसका वेट जो आ रहा है, आप उसको वहां पे प्लेस करके आप उसका कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे, सिंपल।
सर सबमिट करवा दिया, लीव कर सकते हैं हम? जी बेटा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर।